गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और हमारा चैप्टर है सिविक्स का सेकंड चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी, काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है देखिएगा, जो हमारी भाषा जो है वो क्या है, अलग अलग है। हमारी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग बोली जाती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भाषाई जो विभिन्नता है उसको हम पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। जो हमारे भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है, 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है ना। वैसे लोकल लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है ना, हर जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन पूरे भारत में से 22 लैंग्वेज जो है उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। दे आर, जैसे कौन कौन सी हैं, आसामीज़, बंगालीज, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये जो 22 लैंग्वेज जो है उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज लैंग्वेज करा है, माना है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम भारत में जब हम रह रहे हैं तो भारत की जो अलग अलग जगह पर जो है वो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद हम सब लोग क्या है, यूनाइटेड होकर रहते हैं, एक होकर रहते हैं। तो ये हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। अब हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे, अगर हम पूरे देश की भी बात नहीं करें और हमारे आसपास की हम एक शहर की भी बात करें तो हम ये देखेंगे कि एक शहर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया हैज़ बीन होम टू डिफरेंट रिलीजन्स फ्रॉम ऑल्डन टाइम्स। भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राचीन समय से ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। द मोस्ट एंसेंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज हिंदुज़म। और सबसे जो प्राचीन जो धर्म जो है वो है हिंदुज़म। हिंदू धर्म जो है उसे सबसे प्राचीन धर्म माना है। अदर मेन रिलीजन दैट थ्राइव इन इंडिया आर, और दूसरे जो धर्म जो भारत में आए वो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ज़ोरोस्ट्रियन, सिखिज़्म एक्सेट्रा। इसके अलावा हिंदू धर्म के अलावा भी हमारे देश के अंदर जो है दूसरे धर्म के लोग भी जो है रहते हैं, जैसे कि सिख धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, है ना, सभी तरह के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री वेयर इक्वल रेस्पेक्ट इज गिवन टू ऑल रिलीजन। और हमारे देश के संविधान ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू लोग सबसे ज़्यादा रहते तो हिंदू देश इसको घोषित करा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश की जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है वो है सेक्युलर सिस्टम, है ना, सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मीन्स होता है पंथ निरपेक्ष, है ना, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना। सभी धर्म क्या है, इक्वल है, सभी को बराबर इक्वल रेस्पेक्ट दी गई है, तो उसे कहा जाता है सेक्युलर। तो हमारा देश क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर सभी को समान माना गया है। हमारे देश में मुस्लिम लोग भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, है ना, और सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो जो चाहे उस धर्म को वो अपना सकते हैं। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। आर्थिक डाइवर्सिटी क्या होती है देखिएगा। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रीजन्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय द जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो, जो आर्थिक जो क्रिया जो है किसी भी रीजन की किस पे डिटरमाइन करती है, वो भौगोलिक और वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके आधार पर वो निश्चित होती है किसी की भी आर्थिक स्थिति। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ दैट रीजन। अलग अलग क्रॉप्स जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बोई जाती हैं, किसके आधार पर, मौसम के आधार पर और मिट्टी के आधार पर। दिस इज द रीजन वाई द स्टेट्स लाइंग इन नॉर्थन प्लेन ग्रो मेनली वीट वेयर इज साउथर्न स्टेट ग्रो मेनली राइस। तो इस कारण जो है हमारे नॉर्थ में, उत्तरी भारत के अंदर तो गेहूं की फसल उगाई जाती है और
हमारा जो दक्षिणी पार्ट जो है वहाँ पर राइस चावल की खेती करी जाती है। क्यों करी जाती है? एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण, है ना, भौगोलिक स्थिति के कारण जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग फसल को उगाया जाता है जो हमारे आर्थिक स्थिति या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रदर्शित करती हैं। This is the reason why the states lying in northern plains grow mainly wheat, whereas southern states grow mainly rice. In coastal areas like Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Maharashtra, etc., fishing is an important economic activities. ठीक है। दूसरी ओर जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज कौन कौन से हैं? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। यहाँ पर जो मुख्य जो उनका काम जो है वो क्या है? फिशिंग करना, है ना, क्योंकि समुद्र तटीय इलाके हैं ये सारे, तो यहाँ का जो मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है? फिशिंग है ना, मछली पकड़ना। देन सम रीजन आर रिच इन मिनरल्स एंड और कुछ जो क्षेत्र जो है वो भारत के वो कैसे हैं जहाँ पर मिनरल्स की मात्रा, खनिज की मात्रा, एसिड की मात्रा जो है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो वो क्या करेंगे? माइनिंग का काम करेंगे, है ना। द इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज क्वाइट क्लियर इन सच रीजन। तो इस तरह से हम जो आर्थिक जो विभिन्नताएं जो हैं वो हम आसानी से सब जगह देख पाते हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन हैंडीक्राफ्ट्स विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू। और इसके अलावा हर राज्य की अपनी अपनी हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट होती है ना, कला है। हर एक स्टेट की कुछ ना कुछ जो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है ना, तो उसके कारण वो भी जो है वो राज्य जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनता है, इंडिपेंडेंट बनता है। The next है cultural diversity. The influence of the environment is also visible in the cultural of the people of the area which is often reflected in the festivals. अब देखो किसी भी जगह का जो पर्यावरण जो है वो किसी भी रीजन में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है, वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित करता है, वहाँ के त्योहार को प्रभावित करता है, वहाँ के रीति रिवाज को प्रभावित करता है, वहाँ के डांस को प्रभावित करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, द बोट रेस ऑफ केरला, द क्लासिकल डांस फॉर्म्स native to the states of India, the dance of swans, folk dance of Sikkim, etc. जैसे कि केरला क्या है? तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका है ना, तो वहाँ पर क्या होती है? बोट रेस होती है ना, नाव की रेस होती है। तो और कई जगह पर जैसे सिक्किम के अंदर अलग जो फोक डांस होते हैं उनके लोकल नृत्य हैं। तो इस तरह से ये जो अलग अलग जो कल्चरल जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल इंडियन स्टेट्स सेलिब्रेट harvest festivals such as Baisakhi in Punjab, Onam in Kerala, Bihu in Assam and मकर संक्रांति इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और इसके अलावा पूरे भारत के अंदर जो फसल की कटाई जो होती है उसके ऊपर भी जो फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि पंजाब में उसे कहा जाता है बैसाखी, है ना। सब फसल की हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही है ये, लेकिन सबको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। जैसे पंजाब में उसे बैसाखी के नाम से, है ना, केरला में उसे ओनम, आसाम में बिहू और उत्तर प्रदेश और बिहार में उसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है ना। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी हम ये क्या है? यूनाइटेड होकर रहते हैं। आज का हमारा रीडिंग यही तक होगी। आज का होमवर्क बता रही हूँ आप लोगों को। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर 2 टिक द करेक्ट ऑप्शन करे थे, आज हम कर रहे हैं सी से। सी क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन, जो राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो किस पर डिपेंड करता है? यूनिटी पर, डाइवर्सिटी पर या सिंप्लिसिटी पर? तो यूनिटी पर डिपेंड करता है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, यूनिटी। देन नेक्स्ट है डाइवर्सिटी हैज। डाइवर्सिटी क्या है, क्या करती है ये? लीड टू डिफरेंस इन आवर्स, हमारी आदतों को बदलती है। क्रिएटेड डिफरेंस इन आवर ओपिनियंस, हमारे विचारों को बदलती हैं। या एनरिच्ड आवर लाइफ, या हमारी लाइफ को समृद्ध बनाती है। तो ये हमारी लाइफ को समृद्ध बनाती है, तो एनरिच्ड आवर लाइफ, क्योंकि एक एक चीज़ से क्या हो जाते हैं? हम बोर हो जाते हैं। तो विभिन्नताएं जो है वो हमारी लाइफ को क्या बनाती है? समृद्धशील बनाती है। सेकेंड है लास्ट, ई, विच ऑफ दिस स्टेट इज लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? साउथर्न पार्ट में कौन सा स्टेट है? तो केरला। ठीक कर लेना जल्दी से। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सेक्युलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में
बताया है, डिक्लेयर करा है, घोषित करा है। इंडिया इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ यूनिटी इन